वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जी के वर्ड में। ये जो है अंतिम प्रहार चल रहा है। आपके 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। हम लोग अंतिम प्रहार कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट, ताकि हम लोग की विजय जो है वो संपन्न हो सके, हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, इसके लिए हम लोग जो लगे हुए हैं लगातार तैयारी में, उसका अंतिम जो है उसको अंतिम रूप आज देते हैं और करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के कल्याणकारी आदर्श होने की घोषणा करता है, वो है डीपीएसपी। देखिए, डीपीएसपी के बारे में जो है कुछ खास बातें वो जान लीजिए। जैसे डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल अनुच्छेद क्या है? 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। डीपीएसपी जो होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, बाध्यकारी। कभी कभी इनका कंपेयर कर लिया जाता है मौलिक अधिकारों से, तो मौलिक अधिकार जो है वो बाध्यकारी होते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जो है गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, तो इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक। और जो इंटरनेशनल है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इंटरनेशनल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने को पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो हो जाता है गलन, मतलब मेल्टिंग। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे वो ठोस से जो है द्रव में बदलेगा, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। वही गलनांक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ ये जान लेना है कि कम से कम नहीं तो 150 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट हो जाए पूरे के पूरे, और जो अंतिम प्रहार हो ऐसा हो जो सिलेक्शन दे के जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत हुआ? वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम वर्तमान समय राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन। तो ये कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम है जो बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन हुआ था इसमें, तो वही 1905 में। 1905 में हुआ था। ये राष्ट्रगीत लिखा किसने था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने लिखा था इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 23 नवंबर। इन सब की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 23 नवंबर 1919 को। असहयोग कब हुआ था? असहयोग हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। तो इनमें सबसे पहले क्या हुआ? इसमें सबसे पहले हुआ बंगाल विभाजन, फिर उसका खिलाफत आंदोलन, फिर हुआ असहयोग, और फिर 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। बाद में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था से दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके दौरान अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से लेके 61 तक। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजना ली कहाँ से गई थी? ये ली गई थी यूएसएसआर से। यूएसएसआर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी? 1944 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है तो काफ़ी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उसको बनाने के लिए, फिर से डेवलपमेंट करने के लिए आईएमएफ और उसके साथ उसकी सिस्टर आईबीआरडी, ये हो गया आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आईबीआरडी, वही आईबीआरडी बन गया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो सिस्टर्स कौन सी हैं जो एक साथ इस्टेब्लिश की गई थी? तो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है। ये दोनों को एक साथ इस्टेब्लिश किया गया था 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने के प्राथमिक कारण क्या है? तो हमेशा देश की सेवा ही आप इसे बताएंगे कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, इस वजह से ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? वो ओणम है। कौन सा त्यौहार है? ओणम। ये जो है केरल में मनाया जाता है, और फसल उत्पादन होता है उसमें, तो उसमें मनाया जाता है ओणम। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 30 जुलाई 1995 में। झारखंड जब बिहार का पार्ट था तभी इसका गठन कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है?
जैसे क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अवंती महाजनपद हम लोग जानते ही हैं कि बुद्ध के टाइम पे 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक, उनमें से अवंती भी एक था। तो ये अवंती था, ये मालवा, मालवा के जो पठार हैं वहाँ पे अवंती था। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। राजधानी भी पूछी जाती है, उज्जैनी, उज्जैनी ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उर्वरकों में खपत में अग्रणी है? पंजाब। सबसे ज़्यादा जो है उर्वरकों की खपत जो है वो पंजाब में की जाती है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी पंजाब की बहुत ज़्यादा रहती है, चावल और गेहूँ में। निम्नलिखित में कोंकण रेलवे किस रेलखंड को जोड़ता है? कोंकण रेलवे जो है जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर उसके बाद यहाँ केरल, तो पश्चिमी घाट में जो है यहाँ पे कोंकण रेलवे चलती है। तो वो लोहा से मैंगलोर को जोड़ती है। मैंगलोर कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? अभी बताया था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बलिया में जो है वो समानांतर सरकार का गठन किया गया था। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, ये सांस्कृतिक नृत्य है। भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। असम का कौन सा है? असम का है बिहू। और आंध्र प्रदेश का? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? उत्तर प्रदेश में 13 राजकीय संग्रहालय। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो है वो है कथक, कथक यूपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम शहरी रोपवे परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? देखो प्रथम है भारत की, वो भी रोपवे परियोजना, मतलब ऐसे बनाया जाएगा, उसके बीच में जो है कनेक्ट करने के लिए है रोपवे के थ्रू, यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो यह कहाँ स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई है वाराणसी में, ये पहली है भारत की। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जब यूपी में ही हो तो यूपी के एग्जाम में पूछा जाना इसकी प्रबल संभावना बढ़ जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। अच्छा, जो साक्षरता ये जो सेंसेक्स है वो 2011 गिना जा रहा है, उसके बाद अभी हुआ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे? कानपुर में, महिला साक्षरता लगभग जो है 75% के आसपास है। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता, महिला साक्षरता नहीं सिर्फ साक्षरता, तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अगर उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो है सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं सेंसेक्स से 2011 वाले। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक है? सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक यूपी में ही हैं, सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक। ये हम लोगों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है कि सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक यूपी में ही है, बेरोजगारी इतनी हो गई। अगला देखते हैं, रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में की गई थी रक्षा उत्पादन विभाग की। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में किया गया है कि राज्य सरकार जो है उसमें एसटी की कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी। त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? वो है गोदावरी नदी का। किसका है? गोदावरी नदी का। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं महानदी कहाँ से उद्गम होता है? महानदी का सिहावा से, सिहावा से महानदी का उद्गम होता है। रावी का कहाँ से होता है? रावी का होता है रोहतांग से, रोहतांग जो दर्रा है वहाँ से रावी का होता है। ताप्ती का कहाँ से होता है? सतपुड़ा से, सतपुड़ा से। ठीक है, तो ये सारे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मानव अधिकारों का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, समानता, व्यक्ति के गर्म से संबंधित अधिकार। ये सारे सही हैं, उपयुक्त सभी। ये सब किस में आते हैं? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से? उसमें भाग 3 में, भाग 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विमान परिचालन हेतु विमानपत्तन हवाई अड्डों की संख्या को किस वर्ष तक दोगुना लक्ष्य रखा गया है? वो है 2047 तक। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे भाग से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6, ये याद रखिएगा, चांग E6 मिशन का नाम है, या फिर पूछा जा सकता है कि मिशन का नाम क्या है, तो आप चांग E6 बताएंगे। तो वो चीन ने किया है, वो उसके जो है वहाँ से गया हुआ चंद्रमा से
उसके अंधेरा भाग जो है मतलब साउथ वाला, वहाँ से वो मिट्टी लेके आया। अच्छा, पहला देश कौन सा था जो वहाँ गया हुआ था? तो वो पहला देश भारत था। कब गया हुआ था? वो गया था 23 अगस्त को। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 23 अगस्त से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है? वो खोली है उत्तराखंड ने। अपनी पहली बर्ड गैलरी उत्तराखंड ने खोली है। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? वो पाकिस्तान को हराया था फाइनल में भारत ने। और यहाँ पे लीजेंड्स का जो मैच होता है, जो रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, उनके वो खेलते हैं इसमें जाके। ये हुआ कहा था बर्मिंघम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। उसमें बॉम्बे कहते थे उसको। कहाँ? गोपाल दास संस्कृत महाविद्यालय में। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 72 लोगों ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? मतोश्री पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है मतोश्री पुस्तक के लेखक हैं। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री थी, अब इनकी डेथ हो चुकी है। डिजिटल साक्षरता को आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा सेकेंड के तहत डिजिटल साक्षरता को, हस्ताक्षर को परिभाषित किया गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 126। कितना स्थान है भारत का? 126 विश्व प्रसन्नता दिवस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है गैलप। गैलप। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे फिनलैंड। फिनलैंड ये पिछले 7 सालों से पहले स्थान पे ही है। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? के.आर. नारायण ने। ये थे 10वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये थीम किस दिवस से संबंधित है? यह है जनसंख्या दिवस जो है, विश्व जनसंख्या दिवस, इससे संबंधित है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। साइबर अपराध में निम्नलिखित में की चोरी शामिल है? किसकी चोरी शामिल है साइबर अपराध में? मेलवेयर, पहचान की चोरी, धन की चोरी या उपयुक्त सभी हैं इसमें। अगर मेलवेयर अटैक होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, मनी थेफ्ट होता है, ये सारे जो है साइबर अपराध में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। अच्छा, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद। अगला क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों को कौन प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है सैनिकों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसमें राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित कौन सा सोशल मीडिया वर्गीकरण उपकरण है? सामाजिक प्रकाशन, सामाजिक नेटवर्किंग, फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग या सभी? ये सभी जो है सोशल मीडिया वर्गीकरण के उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर दोहन योग्य मछली बायोमास में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? मछली के बायोमास में कितने % की कमी आ सकती है, ये पूछा है। तो वो 30% की कमी आ सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग का पुनर्विलीन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था 1916 में। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लखनऊ पैक्ट जो है। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसमें थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? वो है ल। पार्श्विक ध्वनि ला है, मतलब किस तरीके से उच्चारण करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पे। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? वो है ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? तो हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की बात जो है वो आर्टिकल 351 में जो है निहित है। आर्टिकल 351 में। अपवाद के अनेकार्थी शब्द क्या है? अपवाद के अनेकार्थी शब्द कलंक है, विरोध है और आदेश है। गरुण का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो है खगेश। मधवा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मधवा, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। अतिथि की सेवा करने वाला पूछा गया है, तो ये आतिथेय हो जाएगा। अगर ये पूछा कि
अतिथि की सेवा करना तो आतिथ्य हो जाएगा, लेकिन करने वाला का पूछा गया तो आतिथेय हो जाएगा। आशुतोष जो है ये भगवान शंकर का पर्यायवाची है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे को अर्थ व्यक्त करे। कलेजा ठंडा करना, मन में शांति होना। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द हम लोग जानते हैं जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो जैसे आयुष, आयुष तो है नहीं, ये तो तद्भव शब्द है। उपटन, ये भी तद्भव शब्द है। उपवास, ये भी तद्भव शब्द है। उल्लूखन जो है ये तत्सम है। अच्छा, इनके जो है आयुष, उपटन, उपवास के, इनके देखो हम लोग तत्सम देख लेते हैं। जैसे आयुष, ये आदेश का जो है तद्भव रूप है। उपटन, उपटन का क्या होगा? उद्यतन, ये उपटन का तत्सम होता है। उपवास, ये उपवास जो है ये सही लिखा हुआ है, वैसे जो है उपास भी कह देते हैं। उपास जो है तद्भव है, उपवास जो है उसका सही रूप है। उल्लूखन मतलब ओखली या उल्लूखल होगा, ओखली, ओखली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया है, दिए गए शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करिए। सिकड़ और सिकड़, तो इसका क्या हो जाएगा? जलकण और जंजीर। सिकड़ मतलब होता है जंजीर और सीकड़ मतलब हो गया जलकण। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? मंडल है बिल्कुल, परिवार है, खानदान है, दौड़ नहीं है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा ही होता है, उद्धव का अवसान होता है, कृपण का उदार या दानी होता है। अधम का क्या होता है? अधम का होता है उत्तम, उत्तम। अधम का विलोम होता है उत्तम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देश शब्द का सही विकल्प हो। जो देशज शब्द का सही विकल्प हो वो है छपाक। छपाक एक देशज शब्द है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो संकेतवाचक होता है। जैसे ये, वे, ये जो हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से वनौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? वन प्लस औसत, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें संधि होगी वृद्धि, वृद्धि संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। देखिए, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखा फिर उसके बाद उत्तर दिया, तो इसमें एक क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में यही होता है कि एक क्रिया समाप्त हो और उसके बाद दूसरी तुरंत क्रिया स्टार्ट हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य, विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और मान मिलता है, तो ये क्या हो गया? एक संयुक्त वाक्य हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो होता है पहले उपसर्ग फिर मूल शब्द, मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, तो इसमें अध्यक्ष में क्या है? आदि जो है ये उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, बसंत ऋतु में सुंदर फूल खिल गए, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। तो ये सुंदर जो है ये गुण बता रहा है, सुंदर फूल खिल गए, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। सैनिक तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? के लिए पूछा, इसमें कौन सा कारक? तो संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पर। इसमें क्या, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पर, संबंध है अरे हो। तो ये जो अगर इसके साथ प्रयोग हो जाए तो इस तरीके के कारक से हम लोग निकाल सकते हैं। पक्षी रात में सोते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पक्षी रात में सोते हैं, इसमें जो है कर्ता प्रधान है, तो ये कौन सा होगा? कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 आया। निम्नलिखित में से शिवपर्णा शब्द में कौन सा समास है? शिवापर्ण समास पूछा गया, कौन सा समास है? देखो, द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अव्यय भाव में क्या होता है? अव्यय भाव में जो होता है पहला पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में ये होता है जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। शिवापर्ण का मतलब क्या होता है? शिवापर्ण मतलब शिव के लिए अर्पण, ठीक। निम्नलिखित विकल्पों से शुद्धवर्तनी का शब्द का चयन करिए। तो शुद्धवर्तनी क्या है इसमें? प्रेमचंद। अच्छा, इसमें गलत कौन सा कैसे? जैसे यहाँ पे जो है होगा क्या? कृत्रिम। कृत्रिम में क्या ऐसे लगता है? अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन।
कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी। ठीक है, तो इनके सही रूप ये है। रमेश उधर जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उधर जाएगा मतलब स्थान बताया गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। हमें सावधानी बरतनी होगी, ये बिल्कुल शुद्ध है। मेरे से मत पूछो, मुझसे मत पूछो, वह कुत्ता डाल कर चला गया, डाल कर गया है, कुत्ता देकर गया है, ऐसे ही होगा। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना, मेरे नए पते में चिट्ठियाँ भेजना। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। विस्मयादिबोधक ऐसे चिन्ह बनता है। अर्धविराम क्या होता है? एक डॉट और नीचे कॉमा, कोष्टक तो जानते ही हैं आप। ठीक है, और जो उदाहरण चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ, खास बातें जिसके अंदर लिखी जाती है। उसका मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा किस जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो एक मानो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे आ जाएगा कि उपमेय उपमान दोनों को मानने लगे हैं वो एक जैसा, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहाँ पे कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? जैसे जनु, मनु, जानो, मानो। अगर ये शब्द आप देख लेते हो मैं तो बाकी को ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुरंत लगाओ। अनुप्रास अलंकार जानते ही हो, एक वर्ण की बाबत उत्पत्ति हो रही हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार उसी का रूप मान लिया जाता है। ठीक है, और सॉरी, तो ये हो गया अनुप्रास और रूपक अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द निकालना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द निकालने के लिए उसको वाक्य में बना लोगे तो आसान रहता है। जैसे सभा बैठती है, विसर्जन किया जाता है, विवाह होता है, नाटक किया जाता है। तो सभा बैठती है, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने सेब खाया, इस वाक्य में किस काल का भेद है? तो इस काल में है कि आसन्न भूत, बिल्कुल मतलब काम खत्म ही हुआ है तुरंत, तो आसन्न भूत हो जाएगा ये। ऊधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधो ईस। तो इसमें जो है गोपियाँ उद्धव जी को बता रही कि 10-20 मन नहीं है, एक था जो श्याम के साथ चला गया। तो यहाँ पे वियोग जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो वियोग किस में आता है? वियोग आता है संगारक में। संयोग वियोग किसका है? संगारक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67 में, निम्नलिखित में नारी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाएगा? नारी वृंद। देखो इसमें जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे गण लगाने से भी बहुवचन बनता है कई जगह पे, जन लगाने से बन जाता है, लेकिन नारी जन नहीं होगा बहुवचन इसका, ना नारी गण होगा, नारी वृंद होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पूछा इसमें कौन सा क्षण है? देखो ये निकालने के लिए हमें मात्राएं गिननी होंगी। जैसे निज भाषा उन्नति, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 1 1 1 1 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गई 13 मात्राएं। ये 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गई 11। तो पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो ऐसे निकालेंगे तो इसमें भी 13 मात्राएं हो जाएंगी और इसमें 11। तो ये किसका हो जाएगा? दोहा का। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इसका जब उल्टा होता है सोठा, सोठे में कितना होते हैं? पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं। ये सब मात्रिक छंद होता है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो ये बहुत पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका का संपादक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है सरस्वती। अच्छा, और देख लेते हैं हम लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है पुनर्नवा। इनकी बहुत फेमस रचना है पुनर्नवा, जो बार बार पूछी जाती है। और अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन जी, शिवपूजन सहाय। इनके उपन्यास की रचना क्या है? देहाती दुनिया। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी प्रमुख रचना, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे हो गई यामा, यामा हो गई, नीजा हो गई, उसके अलावा हो गई निहार हो गई। ठीक, प्रेमचंद जी की जैसे हो गई गोदान,
गबन, पूस की रात कहानी हो गई, और हो गई पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। ये इनकी बहुत फेमस रचना है प्रेमचंद जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हो गए गद्यांश है। गद्यांश में पूछा गया है। तो गद्यांश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। इस पर आधारित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चनों का आंसर इसी पे आधारित देना है। तो गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो गद्यांश में लिखा हुआ है, कविता के मर्मक और रसिक स्वयं कवि से महान होते हैं। संगीत के पागल मतलब सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में भी कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी के पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की जाती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है यहाँ पे, ना कि जाति और संप्रदाय की, आचार विचार धर्म की। मुझे पढ़ाया सिखाया एक विद्वान मुसलमान ने, और आज मैं जिस स्थान पे पहुँचा हूँ, जो सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। ठीक है, ये होगा गद्यांश आपका अपठित वाला। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कविता का मर्मक और रसिक कौन होता है। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, वही उसका जो है मर्मक और रसिक होता है। पुष्प का सौंदर्य कहाँ होता है, उसको देखने वाले के दृष्टि में। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है भक्ति और श्रद्धा। वो जाति धर्म ये सब नहीं देखता है, वो देखता है भक्ति और श्रद्धा। अगला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 74 में, पथ शब्द का उचित समानार्थी। पथ का क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। जो सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिली उसका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 75 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा सही से देखा है तो आपको पता होगा कि लगभग 150 से लेकर 200 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। ये अंतिम प्रहार है बिल्कुल आपका। अब इसके बाद सीधे जो है वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाना है, जो आपने मेहनत करी है लगातार, उसका रिजल्ट जो है अब वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।